Hello students, how are you? Students, we are studying your chapter number 9, that is a living organisms and their surroundings. And in this video, we will study about a biotic and abiotic factors of adaptation. बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? हमने एडेप्टेशन जान लिया कि एडेप्टेशन किसे बोलते हैं, कि कोई भी सिचुएशन है, कोई भी सराउंडिंग है, ओके, उस सराउंडिंग के मुजब ढल जाना, उस सराउंडिंग की जो कंडीशन है उसे अपने शरीर के लिए ढाल लेना, उसे बोलते हैं एडेप्टेशन। उसमें हमने देखा था कि अगर आप मध्य प्रदेश या राजस्थान या गुजरात कहीं पर रह रहे हो और अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो हिमाचल प्रदेश में, तो थोड़े दिन आपका बॉडी को वो वहाँ की जगह रास नहीं आएगी, उसके बाद थोड़े दिन में वो अडेप्ट कर लेगा सिचुएशन। एडेप्टेशन किसे बोलते हैं कि भाई 3-4 महीने 1-2 साल के अंदर जो बॉडी अडेप्ट कर लेता है सिचुएशन वो, तो उसके कुछ फैक्टर्स है, दैट इज अ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। तो वो क्या है वो जानते हैं। चलो यहाँ पर लिखा है कि रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1 वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स। ओके, इन चैप्टर 5 ओके वी ऑलरेडी डन वन एक्टिविटी। वो एक्टिविटी क्या थी कि जो हमारे मूंग और चना है वो स्प्राउट होते हैं, यानी कि वो उगने लगते हैं। तो उसकी एक्टिविटी की उसे पानी में थोड़े दिन भिगो के रखो 1-2 दिन तक, ओके, तो दूसरे दिन से वो उगना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने ऐसा देखा भी होगा, ओके। तो व्हेन द सीड टर्न इनटू अ स्प्राउट इट जर्मिनेटेड, ओके। व्हेनेवर द सीड्स विल स्प्राउट, जब भी सीड स्प्राउट होना स्टार्ट होता है, स्प्राउट होना यानी कि उसमें से कुछ निकलना बाहर, उसमें रूट्स जैसा कुछ निकलता है, किसमें से लीव्स जैसा कुछ निकलता है, उसे बोलते हैं स्प्राउट, ओके। और जब भी ये स्प्राउट होता है इट इज कॉल्ड दैट सीड इज जर्मिनेटेड, ओके। सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड, ओके। एंड व्हेनेवर द सीड इज जर्मिनेटेड, व्हेनेवर द सीड इज स्प्राउट, इट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड। सीड में से नया प्लांट उगने लगा, ऐसा हम उसे बोलते हैं। चलो तो आगे देखते हैं। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, कीप अ स्मॉल हेड ऑफ सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन अ वाटर फॉर अ डे। क्या बोला है कि कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, ओके। जो मग के दाने होते हैं वो कैसे लेना आपको? ड्राई, एंड कीप अ स्मॉल हीप ऑफ सीड असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे, ओके। थोड़े से जो सीड्स है उसे में क्या करना है, उसे ऐसे ही रख देने बाहर और थोड़े से उसे पानी के अंदर डाल देने, ओके। थोड़े से बाहर रखो, थोड़े से पानी के अंदर डाल दो, एंड डिवाइड द सोक्ड सीड्स इनटू अ 4 पार्ट्स, ओके। और ये जो हमने पानी के अंदर भिगो के जो रखे थे उसे में क्या करना है, उसे 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज इन अ वाटर फॉर 3-4 डेज, ओके। और ये जो सूखे हुए मग के दाने थे उसे क्या करना है कि कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज इन अ वाटर फॉर 3-4 डेज, ओके। एक पार्ट जो है, ओके, वी हैव टू पुट दैट पार्ट इन अ वाटर, ओके, एंड सीड्स विल बी सबमर्ज, सबमर्ज यानी कि डूबे हुए होने चाहिए, ओके। 3-4 दिन तक उसे पानी में डुबा कर, पानी में भिगो कर रखना है जो सूखे दाने हुए थे, ओके। सोक्ड जो आपके मूंग के सीड्स थे, जो सूखे हुए दाने, उसे आपको 3-4 दिन तक पानी में रखे, ऐसे एक रखो। दूसरा, डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दो सबमर्ज इन अ वाटर, और उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, बार बार देखना नहीं उंगली करके कि भाई क्या हुआ कैसे हुआ, ओके। उसे डिस्टर्ब भी हमें नहीं करना है। एंड keep 1 part soak seed in a sunny room and another in a completely dark region like a cupboard that does not allow any light to come in, okay. First part that is submerged in a water, the second part in a sunny area, sunny area के यहाँ जहाँ पर लाइट आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है another completely part in dark region soak seed in a sunny room, sunny room यानी कि जहाँ पर लाइट आ रही है, and another part in a completely a dark region, जहाँ पर सनलाइट थोड़ी सी भी नहीं आ रही है, लाइक अ कपबोर्ड, ओके। आपका कपबोर्ड होता है उसके अंदर रख दो तो उसके अंदर सनलाइट कहीं पर भी आती नहीं है। तो एक पार्ट किस में रखना है, सबमर्ज इन अ वाटर, द सेकंड पार्ट इज इन अ सनी रूम के जहाँ पर उससे सनलाइट आ रही है, एंड थर्ड पार्ट इज इन अ डार्क रीजन, एंड कीप द लास्ट पार्ट इन अ वेरी कोल्ड सराउंडिंग, से इन अ रेफ्रिजरेटर और विद द आइस अराउंड देम, ओके। एंड द लास्ट पार्ट वी हैव टू पुट इन अ वेरी कोल्ड रीजन, ओके। अब हमारे घर के अंदर कोल्ड रीजन क्या होगा? यस, दैट इज अ रेफ्रिजरेटर, और द सीड्स कवर्ड विद द आइस, या फिर आइस से कवर्ड करके रखो। भाई आइस में रखोगे तो वो थोड़ी देर के बाद तो पिघल जाएंगे, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर रखने। सी देस 3 पार्ट्स जर्मिनेटेड बाय राइजिंग देम एंड ड्रेनिंग द वाटर एवरी डे, ओके। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि सेट देस 3 पार्ट्स टू जर्मिनेट बाय राइजिंग देम एंड ड्रेनिंग द वाटर एवरी डे,
ओके, जो 3 पार्ट्स थे हमारे, ओके, वो जर्मिनेट हो रहे हैं, उसे आपको देखना है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड व्हाट डू यू नोटिस आफ्टर अ फ्यू डेज, थोड़े दिन के बाद आपने क्या देखा कि हर पार्ट के अंदर क्या हो रहा है। ओके, डू द सीड्स इन ऑल द 5 पार्ट्स जर्मिनेट इक्वली। ओके, जो भी हमने रखे थे अलग अलग जगह पर, ओके, एक हमने रखा था क्या है, किस में, पानी के अंदर भिगोकर, दूसरा रखा था हमने जहाँ पर सनलाइट आ रही है, तीसरा रखा था हमने जहाँ पर बिल्कुल सनलाइट नहीं है, और चौथा रखा था हमने रेफ्रिजरेटर के अंदर। ओके, इज ऑल द सीड्स जर्मिनेट इक्वली। जर्मिनेट का मतलब अब सभी को पता है क्या था कि उगना स्टार्ट हो जाए, उसके अंदर से रूट्स आ जाए, स्टार्ट हो जाए, उसके अंदर से लीव्स आना स्टार्ट हो जाए, थोड़े छोटे छोटे से, तो उसे बोलते हैं जर्मिनेट। तो क्या चारों के चारों जो सीड्स हमने रखे थे अलग अलग जगह पर, सभी इक्वली जर्मिनेट हो रहे या नहीं हो रहे? अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो सिर्फ सोचो। ओके, ये कंडीशन सोचो कि अलग अलग जगह पर ऐसे रखूंगा तो कहां पर क्या होगा। एंड डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दिस। ओके, ये जो चारों हमने अलग अलग जगह पर रखे थे, डू यू फाइंड द जर्मिनेशन ग्रोथ स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दिस। ये चारों जो रखे थे उसमें से क्या कोई एक ऐसा था कि जहां पर बिल्कुल जर्मिनेशन नहीं था, यानी वो उगे ही नहीं, या फिर वो थोड़ा सा धीमा था, या फिर ऐसा कि वो जल्दी से हो गया, ऐसी कौन सी जगह थी? तो इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा कि पहले तो जर्मिनेशन के लिए चाहिए क्या, क्या चीजें चाहिए जर्मिनेशन के लिए, किसी भी प्लांट को उगने के लिए क्या चाहिए? यस, वाटर, सनलाइट, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, ये मेन चीज है दोनों, कि ये दोनों चीज मिले वो ही जर्मिनेट हो सकता है। एंड इनफ टेम्परेचर, जो रेगुलर टेम्परेचर होता है वो। ओके, इतनी चीजें तो हमें चाहिए। तो आगे देखते हैं कि क्या होगा, आपको सोचना है कि क्या हुआ होगा, हम फाइंड करते चलो कि डू यू फाइंड दैट एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये जो है एबायोटिक फैक्टर्स हमने देखा था, ओके, कि बायोटिक फैक्टर्स क्या है और एबायोटिक फैक्टर्स क्या है। ओके, एबायोटिक कौन कौन से, जो जिंदा नहीं थे, यानी कि सनलाइट, एयर, वाटर, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स थे। बायोटिक यानी कि जो जिंदा है, द लिविंग फैक्टर्स। तो यहां पर लिखा है डू यू फाइंड एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो क्या आपको पता चला कि जो एबायोटिक फैक्टर्स है लाइक हीट, लाइट, एयर, वाटर, ये सारी चीज these are very important for the growth of the plants। जो भी प्लांट्स है उसके ग्रोथ के लिए क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता चला। ओके, आप सोचो सिर्फ कि ये सारी चीजें तो चाहिए, जिसे ये सारी चीजें मिलती होगी ना वो ग्रो करेगा, जिसे ये सारी चीजें नहीं मिलती वो ग्रो नहीं करेगा। सो इन फैक्ट दिस एबायोटिक फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो वॉट एवर द एबायोटिक फैक्टर्स दैट अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में जो भी एबायोटिक फैक्टर्स है, these are very important for the growth of any living organism। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके ग्रोथ के लिए ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स बहुत काम के हैं। ओके, एबायोटिक तो हमें पता है कि जो जिंदा नहीं है, और बायोटिक यानी कि जो जिंदा है। ओके, सो we find that organism exist in a very cold as well as very hot climates and surroundings। अब यहाँ पर लिखा है कि we already know that there are some organisms that live in a very cold region and some organisms that live in a very hot region also। कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो वेरी कोल्ड रीजन में भी रहते हैं और कोई ऐसे जो वेरी हॉट रीजन में भी रहते हैं, ये तो हम सभी को पता है। सो हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, दैट इज वेयर एडेप्टेशन कम्स इन। ओके, अब एडेप्टेशन कहाँ पर आता है? अब भाई जो गर्मी में रह पा रहा है वो सर्दी में नहीं रह पा रहा है, जो सर्दी में रहता है वो गर्मी में नहीं रह पा रहा है। तो हाउ डू दे सर्वाइव इन देयर क्लाइमेट, हाउ डू दे सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, वहां की जो जगह पर वहां पर वो कैसे जिंदा रहता है। तो इन दिस काइंड ऑफ सीन द एडेप्टेशन कम्स, यहां पर एडेप्टेशन आता है। क्यों? क्योंकि जैसी सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से हम हमारे बॉडी को डाल लेते हैं। जैसे हमने देखा था कि कैमल के बॉडी के जो कंस्ट्रक्शन है, कैमल के बॉडी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ ऐसे कि वो गर्मी में रह पाता है। फिश के बॉडी की कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसी है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है कि वो पानी में रह पाती है। क्या क्या थे कि भाई कैमल की हाइट लंबी होती है तो वो ड्राई जो सैंड है, ओके, जो हॉट सैंड है उससे बहुत दूर रह पाता है।
वो जितना पानी पीता है उसका उतना यूटिलाइजेशन करता है, वो स्मॉल अमाउंट में यूरिन एक्सेट करता है, उसका डंग जो है वो भी ड्राई होता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ऑल्सो कैमल डू नॉट स्वेट, वो स्वेट भी नहीं करता है। फिर मछली थी, उसका क्या था, स्ट्रीमलाइन शेप होता है तो ईजिली जा पाए। फिर उसको गिल्स होती है, टेल होती है, गिल्स की मदद से वो बैलेंस कर पाती है, टेल की मदद से वो डायरेक्शन चेंज कर पाती है। ओके सॉरी, गिल्स की मदद से वो ऑक्सीजन डिसोल्व वो ले पाती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो यहाँ पर एडेप्टेशन आता है कि जिस जगह पर रह रहे हो उस जगह के मुताबिक हमें ढलना पड़ता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं इंडिया में रह रहा हूँ और यहाँ से मैं डायरेक्ट चला गया एंटार्क्टिका, तो पहला एक आध साल या पहले 2-4 साल तो मुझे वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो जमेगा नहीं। उसके बाद थोड़े साल जाते जाएंगे तो हमारा बॉडी उसके मुताबिक ढल जाएगा कि वहाँ का जो रीजन है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर एडेप्टेशन आता है। तो ये जो एबायोटिक फैक्टर्स है, एबायोटिक फैक्टर्स यानी क्या, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमारी, अगर सपोज मैं राजस्थान में रह रहा हूँ तो यहाँ की एयर कैसी होगी, ड्राई होगी। यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, हॉट होगा। ओके, और अगर मैं डायरेक्ट चला गया एंटार्क्टिका तो वहाँ क्या होगा, वहाँ ह्यूमिड एयर होगी, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत लो होगा। तो एबायोटिक फैक्टर्स काम आ रहे हैं या नहीं। यहाँ का वाटर कुछ अलग है, वहाँ का वाटर कुछ अलग है। यहाँ जो हीट अवेलेबल है वो ज़्यादा है, वहाँ जो हीट अवेलेबल है वो कम है। तो एबायोटिक फैक्टर्स बहुत काम के। सो एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन शॉर्ट टाइम। ओके, अब यहाँ पर लिखा है कि जो एडेप्टेशन है वो शॉर्ट टाइम में नहीं होता है। ओवर 1000 of years the abiotic factors of a region change. ओके, ये जो एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ रीजियन, किसी भी रीजियन के जो एबायोटिक फैक्टर्स है ना वो 1000 of years के बाद चेंज होते हैं। आपने ऐसा सुना होगा कि भाई इस जगह पर पहले ना दरिया था और यहाँ पर अब क्या हो गया, डेजर्ट हो गया। या फिर हमने ऐसा सुना था कि भाई यहाँ पर डेजर्ट था और अब ये दरिया हो गया। ओके, तो ये सडनली नहीं हुआ है। ओके, ये 1000 of years की प्रोसेस के बाद हुआ है। इट अकर्स after the processes that built inside the earth after 1000 of years, बहुत सालों के बाद ये सारे चेंज होते हैं। पर कहाँ पर, सराउंडिंग में। ये सराउंडिंग का चेंज है ना वो 1000 of years में होता है। पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थोड़ा सा एडेप्टेशन कर ले सिचुएशन को, वो थोड़े से ही साल में हो जाता है। सो दोज एनिमल्स विच कैनॉट अपडेट टू दिस चेंजेस डाई आउट। ओके, अब मैंने बोला कि भाई जहाँ पर दरिया था वहाँ पर डेजर्ट हो गया, डेजर्ट था वहाँ पर दरिया हो गया। तो जो भी एनिमल्स उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उस चेंज को एडेप्ट नहीं कर पाते, वो क्या हो जाते, मर जाते। यहाँ पर ऐसा लिखा है, those animal which cannot adapt to these changes. Okay, whatever the animals that lives in that region that cannot adapt to these changes, जो भी चेंज हुए उसे एडेप्ट ना कर पाए, that will die, वो मर जाएंगे। And only the adapted ones survive. And जो एनिमल्स एडेप्ट करेंगे, ओनली द एडेप्टेड वंस, यानी कि जिस एनिमल्स ने एडेप्ट कर ली उस सिचुएशन को, वो जिंदा रह पाएंगे। ओके, मैंने बोला कभी हम यहाँ पर रह रहे इंडिया में और डायरेक्ट एंटार्क्टिका चले गए तो वहाँ पर जाके अगर मैं उसकी सिचुएशन को एडेप्ट कर लूँगा तो मैं जिंदा रहूँगा, अगर एडेप्ट नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। क्लियर। ऐसा हमने सुना है सी सिकनेस। सी सिकनेस का मीनिंग क्या है कि अगर कोई बोट में बैठता है, अगर कोई जहाज में बैठता है, पानी के अंदर जाता है दरिया में, तो उसे सी सिकनेस होती है। वहाँ पर उसे उल्टी होने स्टार्ट हो जाती है, उसे फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं सी सिकनेस। क्यों? बिकॉज ऑफ सराउंडिंग। ये जो सराउंडिंग है, यहाँ ज़मीन पे कुछ अलग था, वहाँ पर कुछ अलग है, तो वो सराउंडिंग की जो चेंज है उसे एडेप्ट नहीं कर पाते हम। और सडनली तो कोई नहीं कर पाता, ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, तो थोड़े दिन के बाद वो एडेप्ट सिचुएशन हो जाती है। सो एनिमल्स एडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन अ डिफरेंट वेज। ओके, डिफरेंट एनिमल्स adapt different kind of situation or abiotic factors in a different ways। ये जो abiotic factors है, abiotic factors यानी कि आजू बाजू के सराउंडिंग के जो भी फैक्टर्स है, वहाँ का टेम्परेचर है, वहाँ का पानी है, वहाँ की हीट है, वहाँ की एयर है, ओके, उसे अलग अलग तरीके से एडेप्ट करते हैं, सब एक तरीके से नहीं करते। सो द रिजल्ट इज अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ डिफरेंट हैबिटेट्स। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस एडेप्टेशन, okay, we see the different kind of animals and different kind of living organism in a different habitats। जो अलग अलग हैबिटेट है वहाँ पर हमें अलग अलग एनिमल्स दिखेंगे। कैसे? जैसा हमने देखा था कि भाई डेजर्ट है तो डेजर्ट में कैसे एनिमल्स होंगे, वहाँ पर क्या था, यस वहाँ पर कैक्टस था, वहाँ पर ऐसे स्नेक्स थे, वहाँ पर और क्या था, यस कैमल था। सेम वे अगर हम गए थे हिमालय, तो हिमालय में क्या था, उसका एडेप्टेशन उसका हैबिटेट अलग है।
तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर याक थे। ओके, वहाँ पर जो ट्रीज थे वो कैसे थे, क्रिसमस ट्री के जैसे, क्योंकि अगर बर्फ गिर जाए तो वो इजीली नीचे आ जाए। फिर अगर हम जाए जगन्नाथपुरी में, वो एक्वेटिक रीजन है, तो वहाँ पर क्या था, यस वहाँ पर आपको अलग अलग कोकोनट के ट्रीज दिख रहे थे, कैस्यूरना ट्रीज मिल रहे थे, फिर वहाँ पर फिश दिख रही थी, वहाँ पर क्रैब्स दिख रहे थे। तो जैसी जगह वैसे एनिमल्स, डिफरेंट हैबिटेट, डिफरेंट एडेप्टेशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसी जगह वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सेम टू सेम, जैसी जगह वैसे लोग। ओके, केरला के अंदर जाओ तो आप लोग थोड़े से अलग दिखेंगे, सेम अगर आप राजस्थान में जाओ तो लोग अलग दिखेंगे, हिमाचल प्रदेश में जाओ तो लोग अलग दिखेंगे, मेघालय साइड जाओ तो लोग अलग दिखेंगे। ओके, तो अलग अलग जगह, अलग अलग एडेप्टेशन, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग लोग, ऐसा ही होता है, ये हम सभी को पता है। एंड लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स, द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ दिस। ओके, अब भाई हमने जान लिया कि एबायोटिक फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है, तो अलग अलग हैबिटेट में कैसे कैसे एबायोटिक फैक्टर्स होंगे, एंड द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू दिस हैबिटेट्स। और जो हैबिटेट्स है वहाँ पर जो एनिमल्स है, हाउ दे एडेप्टेड द सिचुएशन ऑफ दैट हैबिटेट, उन लोगों ने, उन एनिमल्स ने वहाँ की सिचुएशन को कैसे एडेप्ट कर लिया है, वो आपको सोचना है। तो इस लेक्चर में हम ये बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स का इतना ही रखेंगे। ये जो क्वेश्चन है कि भाई कैसे एडेप्ट किया है, वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी, वो आपको सोचना है। ओके, कि अलग अलग हैबिटेट है, एक्वेटिक हैबिटेट है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, तो अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग कैसे उन्होंने एडेप्ट की है सिचुएशन, वो आपको देखना है। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।